प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जिसे लेकर आप सभी के मन में द्वंद्व या अस्पष्टता रहती है। यह विषय है निबंध एवं अनुच्छेद लेखन में अंतर। अर्थात ये दोनों विषय लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी तकनीक है जिसे अपनाकर हम परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको निबंध के विषय में विस्तृत जानकारी देता हूं। निबंध का अर्थ है नी जमा बंध, अर्थात पूर्ण रूप से नियमों में बंधा हुआ। निबंध गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसे अंग्रेजी में ऐसे शब्द का पर्याय माना जाता है। यदि इसकी परिभाषा के विषय में जाना जाए तो परिभाषा इस प्रकार से होगी: किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना जिसमें विषय से संबंधित विचारों को विस्तार पूर्वक एवं क्रमबद्ध रूप से प्रकट किया जाता है। यानी इसमें विषय को विस्तार से लिखा जाता है और वाक्य और विचार वो क्रमबद्ध होने चाहिए, एक दूसरे से टूटने नहीं चाहिए। दूसरा, मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती है। यानी मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको लिखोगे तो वो निबंध की श्रेणी में आ जाएगा। निबंध वह लेख है जिसमें लेखक के व्यक्तित्व के साथ साथ किसी भी विषय पर पांडित्यपूर्ण और विस्तृत विचार प्रस्तुत किए गए हों। कहने का तात्पर्य है कि जो लेखक निबंध लिखता है उसमें उसका व्यक्तित्व झलकना चाहिए, उसकी विचारधारा झलकनी चाहिए। अब आइए निबंध के अंग पर चर्चा करते हैं कि निबंध लिखते हुए हम उसको किस क्रम में लिखें। सबसे पहले भूमिका अथवा प्रस्तावना होती है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है। दूसरा, विषय का विस्तार अथवा मध्य भाग आता है जिसमें विषय वस्तु को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा आता है उपसंहार अथवा निष्कर्ष। आपने जो निबंध ऊपर लिखा है उसका सारांश क्या है या आप समाज और देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये निबंध के उपसंहार या निष्कर्ष के अंतर्गत आता है। निबंध के 4 प्रकार माने गए हैं, कुछ विद्वान इसके 5 प्रकार भी मानते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। अब आइए निबंध लिखने के लिए किन किन आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, शब्द और समय सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितने शब्द दिए गए हैं उसी में लिखा जाए तो बहुत बेहतरीन होता है। हाँ, शब्दों के मामले में एक जानकारी अवश्य दे दूं कि शब्दों को जब आप गिनते हैं तो उसमें कारक चिन्हों को कभी नहीं गिना जाता। दूसरा, दिए गए संकेत बिंदुओं का पालन किया जाना चाहिए। यदि पेपर में संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उनके अनुसार आप निबंध लिखें तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि आपसे परीक्षक उसी रूप में लिखवाना चाहता है। तीसरा, विचारों को आपको क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ये नहीं कि एक विचार कहीं से उठा लाए और दूसरा कहीं से, तो वो तालमेल ही ना बैठे तो वो निबंध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके साथ साथ प्रत्येक विचार को जो है वो पृथक पृथक यानी अलग अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। अगर विचार थोड़ा सा बदल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, अलग से दूसरे अनुच्छेद में उसको लिखना चाहिए निबंध के अंतर्गत। 5वां, निबंध के प्रत्येक अनुच्छेद में एक संबंध बना रहना चाहिए जिसको हम तारतम्यता कहते हैं, जुड़ना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि ऊपर वाला विचार बिल्कुल भिन्न है और इससे आगे जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वो विचार बिल्कुल भिन्न हो गया। 6ठा, निबंध में कहानियों और बड़े बड़े विवरणों उदाहरणों से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका कोई स्थान नहीं होता। विद्यार्थी अक्सर ये गलतियां करते हैं। 7वां, निबंध की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निबंध को भूमिका में, विषय वस्तु के विस्तार में और उपसंहार, इन 3 में विभाजित करके ही लिखना चाहिए। अर्थात आप निबंध में 5-6 अनुच्छेद लिख सकते हो, पैराग्राफ बना सकते हो, उसमें 1 या 2 पैराग्राफ की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा की होती है। 9वां, मुहावरे और सुक्तियां या फिर महापुरुषों के कथन, इनको आवश्यकता अनुसार उसमें प्रयोग करना चाहिए। ये निबंध के विटामिन का काम करते हैं और इससे अंक ज़्यादा आते हैं। 10वां, निबंध लिखते समय अनावश्यक विस्तार, अस्पष्टता और अशुद्ध वाक्य रचना से हमेशा बचना चाहिए। साथ ही क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से भी बचना जरूरी है। कठिन भाषा प्रयोग ना करें।
11वां, निबंध में मौलिकता का गुण होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर मौलिकता नहीं होगी तो विचार वही पुराने घिसे पिटे रहेंगे। विचारों को अपने अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए और इसमें कल्पना और भावना के अनुसार इसको शब्दबद्ध करना चाहिए। काल्पनिकता बहुत जरूरी है। अनुच्छेद लेखन क्या है, क्योंकि ये तो पढ़ा हमने निबंध। अब अनुच्छेद लेखन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसको जानना आवश्यक है। देखिए, पहली परिभाषा में लिखा गया, अनुच्छेद एक ही विषय पर लिखित संक्षिप्त एवं सुगठित वाक्य समूह का नाम है। किसी एक विषय पर और संक्षिप्त में लिखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। यानी विचार एक ही होगा, भाव एक ही होगा और उसी पर लिखा गया एक ही पैराग्राफ में, उसको हम अनुच्छेद कहते हैं। तीसरी परिभाषा देखिए, किसी विषय पर कम किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। चौथी परिभाषा, किसी घटना या दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। तो ये तो थी परिभाषा। परिभाषा से ही पता चल गया कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की और आवश्यकता है कि इसको लिखा कैसे जाए, उसके लिए कौन कौन से आवश्यक निर्देशों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, अनुच्छेद के लिए सरल, स्पष्ट एवं रोचक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, अनुच्छेद लेखन में विषय संबंधित सभी भावों विचारों को संक्षेप में लिखना चाहिए। जो भी विचार मन में आ रहे हैं उसको संक्षेप में लिखा जाए, ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, अनुच्छेद में शब्द सीमा 80 से 100 शब्द हो सकते हैं या 100 से 150 शब्द हो सकते हैं का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपसे परीक्षक लगभग इतने शब्दों में लिखवाता है, तो उससे कहीं ज़्यादा ना जाए। हाँ, इतना हो सकता है, यदि आपसे 80 से 100 शब्दों में लिखवाता है तो 120 शब्द आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। हाँ, कम शब्दों में ना लिखें। अनुच्छेद के वाक्यों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, चेन होती है, चेन की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि आपने उसको तोड़ दिया तो वो अनुच्छेद की श्रेणी में नहीं आएगा। पांचवां बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, अनुच्छेद में अनावश्यक एवं अवांछित प्रसंगों एवं उदाहरणों का उल्लेख बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी कई बार अपने उदाहरण देना प्रारंभ कर देते हैं, तो अपने उदाहरण, अपने प्रसंग देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि उदाहरणों के मात्र संकेत दे सकते हो, उसको विस्तार से आप नहीं लिख सकते। सातवां, अनुच्छेद का प्रारंभ सीधे विषय से करना चाहिए, क्योंकि इसमें भूमिका का कोई स्थान नहीं होता, जबकि निबंध में क्या होता है, भूमिका लिखनी पड़ती है और अनुच्छेद में नहीं लिखनी पड़ती। आठवां, इसमें विचारों को अलग अलग अनुच्छेद में विभाजित नहीं करना चाहिए। एक पैराग्राफ में लिखना चाहिए, जो भी आपके विचार हैं उसको एक ही अनुच्छेद में लिखें। दिए गए संकेत बिंदुओं का अनुसरण करते हुए उन्हें परस्पर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि अनुच्छेद लिखते हुए संकेत बिंदु दिए गए हैं तो कोशिश करें उसके लिए अलग अलग पैराग्राफ ना बनाएं, एक ही अनुच्छेद में उन बिंदुओं को जोड़ करके लिखें। 10वां, अनुच्छेद में तथ्यों एवं विचारों की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यदि आपने पुनरावृत्ति की, रिपीट किया, तो आपका अनुच्छेद अंक कटवाने के लिए तैयार होगा। अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार भी नहीं लिखा जाता। यहां पर भूमिका भी आवश्यकता नहीं है और उपसंहार की भी आवश्यकता नहीं। उपसंहार अर्थात निष्कर्ष। 12वां, यदि आवश्यक हो तो अनुच्छेद का प्रारंभ किसी व्यक्ति या कविता की पंक्ति से किया जा सकता है, लेकिन अच्छा हो यदि आप अपनी विचारधारा से प्रारंभ करें। 13वां, अनुच्छेद का निष्कर्ष अथवा समापन 2-3 पंक्तियां जो लिखी जाती हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात जब हम समापन करते हैं तो विषय का समापन ध्यान देने योग्य है वहाँ पर कि आपने जो लिखा है उसका समग्र रूप क्या बनता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, वो 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। अब देखिए निबंध और अनुच्छेद में अंतर क्या है। निबंध में शब्द सीमा 200 से 250 या 300, 500, 700 कितनी भी हो सकती है, जितना परीक्षा में दिया जाता है, जबकि अनुच्छेद में
शब्द सीमा 80 से 150 शब्द तक होती है। अब आइए, निबंध में विचार अलग अलग अनुच्छेद में लिखे जाते हैं, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर विचार एक ही अनुच्छेद में लिखे जाते हैं। अनुच्छेद के अंतर्गत निबंध में भूमिका और उपसंहार में विभाजित किया जाता है, अनुच्छेद में भूमिका उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, निबंध में भावों और विचारों का अत्यधिक विस्तार होता है, जबकि अनुच्छेद में एक ही तरह के भाव या विचारों का वर्णन किया जाता है। मुझे लगता है कि विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण विषय मैं आपको दे रहा हूं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इनकी तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि इस बार परीक्षा में यही प्रश्न आ जाएं। पहला, कोरोना वायरस का भारत पर प्रभाव। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षा का विद्यार्थियों पर प्रभाव। तीसरा, कोरोना टीकाकरण पर समाज का दृष्टिकोण। चौथा, विद्यार्थी और अनुशासन। पांचवां, स्वच्छ भारत अभियान। छठा, मेक इन इंडिया। सातवां, भारतीय किसान। आठवां, टूटते संयुक्त परिवार। नौवां, 21वीं सदी का भारत। और 10वां, आतंकवाद। आप इन विषयों को अच्छे से समझ लीजिए, इनकी तैयारी कीजिए, अवश्य ही आपके परीक्षा में पूर्ण अंक आएंगे। धन्यवाद।